वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। और आज है 13 मार्च और आज हम जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे इस डेली करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा हम उसको भी देखेंगे। पिछला जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, है ना, ट्रस्ट रखिए। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिहाज से आने की संभावना जिनकी प्रबल है, हम उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया गया है? देखिए, राष्ट्रमंडल दिवस यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कॉमनवेल्थ डे की बात कर रहे हैं। अभी 2025 में जो राष्ट्रमंडल दिवस है, जो कॉमनवेल्थ डे है, ये मनाया गया है 10 मार्च को। कब मनाया गया है? 10 मार्च को। ऑप्शन बी आपका सही है। देखिए, 2025 में 10 मार्च को मनाया गया है ना। जरूरी नहीं कि हर साल 10 मार्च को ही मनाए। दरअसल मार्च महीने के, है ना, सेकेंड मंडे को मनाया जाता है, यानी मार्च महीने के दूसरे सोमवार को। देखिए यहाँ पे लिखा भी मैंने, मार्च महीने के, है ना, दूसरे सोमवार को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस। और इस बार 2025 में 10 मार्च को सेकेंड जो आपका मंडे है वो पड़ा था, ठीक है। थीम की बात करें तो हम एक साथ मिलकर आगे बढ़े, ये इस बार की थीम है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखिए राष्ट्रमंडल की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आपको और एक्स्ट्रा बताने वाला हूं। और वो क्या पॉइंट्स हैं? देखिए, राष्ट्रमंडल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ देश किसको कहते हैं? उनको कहते हैं जो कभी ब्रिटिश शासन के अधीन थे, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम इनकी बात कर रहे हैं। जो राष्ट्रमंडल देश या कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज है उनकी बात करें तो टोटल 57 कंट्रीज थी। कितनी कंट्रीज थी? तो टोटल 57 कंट्रीज थी। आपको ध्यान रखना है, इन देशों के समूह को हम कहते हैं कॉमनवेल्थ देश। और ये वो देश हैं जो कभी ना ब्रिटिश शासन के अधीन थे, यानी कभी ना ये अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, जिसमें भारत भी क्या है, अपना एक देश है। और यहाँ पे 57 नहीं 56 कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल 56 देश है। टोटल 56 देश, आपको ध्यान रखना है, 56 देश। और यहीं पे अगर बात करें तो इन 56 देशों के बीच में ही एक आयोजन होता है गेम्स का, जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं, ठीक है। इन्हीं 56 देशों के बीच जिस गेम का आयोजन किया जाता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो उसे कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, है ना, राष्ट्रमंडल खेल। अच्छा, राष्ट्रमंडल खेल का जो पहला संस्करण हुआ था, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 1930 में हुआ था। कहां पर? तो ध्यान रखिएगा, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और इसका जो 19वां संस्करण है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2010 में इसका आयोजन किया गया था। भारत ने इसको होस्ट किया था, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, है ना। और अभी जो लेटेस्ट अभी जो हुआ था वो 2022 में हुआ था, 22वां संस्करण हुआ था। कहां पर हुआ था? 2022 के अंदर बर्मिंघम, इंग्लैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी कि नेक्स्ट कॉमनवेल्थ जो गेम्स है वो कहां पर होगा? तो 2026 में ग्लासगो के अंदर होगा, यानी स्कॉटलैंड के अंदर। तो यहां पर देखिए, ये 2026 ग्लासगो आपको दिख रहा होगा, ये लोगो, ये नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो यहीं पर होने वाला है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं, महिला न्यायाधीश दिवस। ये इसके अंदर थोड़ा सा अंतर है। अभी हमने किसकी बात की है? हमने बात की है आज 10 मार्च की। किसकी बात की है? 10 मार्च की। और 10 मार्च के दिन दो और दिवस आपको ध्यान रखने हैं। एक आपको ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश अगर आपसे पूछा जाए तब आप क्या कहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अगर आपसे पूछा जाए तब आप कहेंगे 8 मार्च को। लेकिन अगर कहा जाए अंतर महिला न्यायाधीश दिवस, तब आप क्या कहेंगे कि 10 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन जज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक 10 मार्च आपको ये ध्यान रखना है, कब मनाया जाता है? तो ये आपका 10 मार्च को मनाया जाता है ये दिवस। 10 मार्च को ही एक और दिवस मनाया जाता है और वो है सीआईएसएफ की स्थापना दिवस। किसकी स्थापना दिवस? सीआईएसएफ की स्थापना दिवस जो है ये भी आपका ध्यान रखना है, आपको 10 मार्च को मनाया जाता है। सीआईएसएफ की बात करें तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए आपको यह दिवस भी ध्यान रखना है। तो टोटल 10 मार्च को 3 दिवस आपको ध्यान रखने हैं इस बार 2025 के अंदर। एक आपको ध्यान रखना है राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे, जो 10 मार्च को मनाया जाता है और मार्च महीने के सेकेंड मंडे को मनाया जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। और तीसरा आपको ध्यान रखना है सीआईएसएफ दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नारिका कंपनी की निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? देखिए, नारिका सिंह की अगर मैं बात करूं सॉरी
ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं नारिका सिंह, मतलब नारिका कंपनी की बात करूं, तो नारिका कंपनी जो है ये एक सैनिटरी पैड्स की कंपनी है ना। ये कहाँ की कंपनी है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस की कंपनी है। कहाँ की, फ्रांस की कंपनी है। और इसके निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आपको ध्यान रखना है साइना नेहवाल का नाम। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये जो सैनिटरी पैड्स बनाता है वो दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ऐसे सैनिटरी पैड्स बनाता है। ठीक है, और साइना नेहवाल की बात करूं अगर मैं, तो ये हरियाणा की बैडमिंटन प्लेयर है, और ये जो आप देख रहे हैं यही है साइना नेहवाल। अच्छा, अभी कुछ और ब्रांड एम्बेसडर की बात करूं अगर मैं, तो अभी हाल ही में देखिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर जो आपने पढ़े हैं। एक तो अभी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था विद्या बालन को, एक अभिनेत्री हैं जो फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। शुभमन गिल की बात करूं मैं, तो एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर बने अभी हाल ही में। दिलजीत दोसांझ की बात करूं तो लेविस के ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं। आयुष्मान खुराना की बात करूं तो अभी फिक्की फ्रेम्स के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं पे बात करूं अगर, तो पीवी सिंधु का नाम ध्यान रखिएगा, ये पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अच्छा, पीवी सिंधु अभी 2-3 और चीजों की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। एक आपको ध्यान रखना, वेलनेस ब्रांड हुप्स की, ग्रीन डेज बेटर न्यूट्रिशंस, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू नियंत्रण के लिए भी इनको अपना एम्बेसडर बनाया है। तो ये 3 और आपको ध्यान रखना है पीवी सिंधु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह जो है ये कब मनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह यानी नेशनल सेफ्टी वीक की बात कर रहे हैं। तो नेशनल सेफ्टी वीक जो है ये हर साल 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक मनाया जाता है। ठीक है, तो 4 से 10 मार्च आपको ध्यान रखना है। और इस बार जो ये जो आपका सप्ताह था, ये कौन सा एडिशन था, 54th एडिशन था, यानी 54वां संस्करण था। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार ये नेशनल सेफ्टी वीक कब मनाया गया था, तो 1972 में पहली बार इस सप्ताह को मनाया गया था। वहीं पर राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात करें, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है, अगर पूछा जाए डे की, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है वो 4 मार्च को मनाया जाता है। कब, 4 मार्च को। ये मैंने आपको 4 मार्च की क्लास में पढ़ा रखा है, आप देख लीजिएगा, है ना। और राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह जो है वो 4 मार्च से शुरू होकर के 10 मार्च तक मनाया गया है ना, नेशनल सेफ्टी वीक। इस बार की जो थीम है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। थीम क्या है, विकसित भारत के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण, ये इस बार की क्या है, थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक और चीज रिकॉल कीजिएगा, एक ऐसा ही सप्ताह मैंने जनवरी में पढ़ाया था, एक ऐसा ही वीक, उसके अंदर एक अंतर था, एक वर्ड जुड़ गया था। क्या था वर्ड, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह जो है वो 4 से 10 मार्च, लेकिन वहीं पे अगर जुड़ जाए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, तो आपको ध्यान रखना है 11 से 17 जनवरी। याद आ रहा है किसी को, मैंने ये चीज पढ़ा रखी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, चीजों को पढ़ रहे होंगे, तब आपको याद आएगा। सिर्फ एक वर्ड जुड़ेगा और इस वीक का डेट और टाइम सब बदल जाएगा, है ना। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह पूछा जाए तो 11 से 17 जनवरी, और राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह पूछा जाए तो 4 से 10 मार्च। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो कनाडा की बात करूं तो कनाडा के प्रधानमंत्री कौन थे, अभी तक जस्टिन ट्रूडो थे। अब जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस किया है किसने, और नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, मार्क कार्नी का नाम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। बात करें मार्क कार्नी की, तो ये अभी हाल ही में 24वें प्रधानमंत्री बने हैं, किसके, कनाडा के, है ना। पहले ये कनाडा के जो 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 गवर्नर रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है कौन, मार्क कार्नी, और अब ये कनाडा के प्रधानमंत्री भी बने हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, नवाब सलाम का नाम आपको याद आ रहा है, नवाब सलाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और ये अभी लेबनान के प्रधानमंत्री बने। किसके, लेबनान के प्रधानमंत्री बने। माइकल मार्टिन अगर आपको याद हो तो ये अभी हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, किसके, आयरलैंड के। और बार्ट डी वेवर का नाम अगर आपको याद हो तो ये अभी हाल ही में किसके बने हैं, तो ध्यान रखिएगा बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने हैं। ये अभी नए अपॉइंटमेंट है, तीनों आपको ध्यान रखना ही रखना है। बात करें यहाँ पे, तो एक बार कनाडा को देखते हैं मैप में, कनाडा कहां पर है, और कनाडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए, ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये वाला जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये फैला हुआ ये पूरा क्षेत्र जो है ये आपका क्या है, कनाडा है। कनाडा की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कनाडा और अमेरिका, इन दोनों को अलग करने वाली जो ये सीमा रेखा है ना, ये जो सीमा रेखा है, ये आपको ध्यान रखना है, ये दुनिया की सबसे लंबी सीमा रेखा है ना। अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा यानी बॉर्डर लाइन जो है वो दुनिया की सबसे लंबी बॉर्डर लाइन है ना। और इससे कौन से 49 डिग्री
आपको ध्यान रखना है, अक्षांश रेखा यही इसको अलग करती है। ठीक है। राजधानी की बात करें कनाडा की, तो ओटावा इसकी राजधानी है और कनेडियन डॉलर यहाँ की क्या है, करेंसी है। और नए जो प्रधानमंत्री बने हैं, नाम ध्यान रखिएगा, नाम क्या है उनका, मार्क कॉर्नी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक जीके में और उसका नाम क्या है, विनिपेग उस जगह का नाम है। जब भी विनिपेग की बात करें तो विनिपेग जो है, ये ध्यान रखिएगा, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहां पर, तो इसी कनाडा के विनिपेग में लगती है गेहूं की सबसे बड़ी मंडी। एक नाम आपको और ध्यान रखना है, मॉन्ट्रियल। कनाडा के अंदर ही एक जगह है मॉन्ट्रियल। क्या है, मॉन्ट्रियल। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉन्ट्रियल के अंदर ही 16 सितंबर, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 16 सितंबर 1987 में एक सम्मेलन हुआ था यहाँ पे, जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। और ये जो सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे ओजोन परत के संरक्षण की बात की गई थी, है ना। ओजोन संरक्षण से रिलेटेड ये आपका सम्मेलन था और इसीलिए 16 सितंबर को हम क्या बनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार आपके पीसीएस में, आपके आरओ में, एसएससी में, रेलवे में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और जहां पर ये जो समझौता हुआ था, जो सम्मेलन हुआ था, वो मॉन्ट्रियल में हुआ था और इसीलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था, एक समझौता हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किस राज्य ने की है। मतलब अभी तक आपने देखा होगा, जो सैटेलाइट लॉन्च करते थे वो देश लॉन्च करते थे, है ना। ज्यादातर आपके दिमाग में यही आया होगा कि अमेरिका ने सैटेलाइट लॉन्च किया, चाइना ने लॉन्च किया, इंडिया ने लॉन्च किया। तो यहां पे राज्य की बात कर रहे हैं और अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की जो घोषणा की है, किस राज्य ने की है, वो की है असम ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, यहां पर असम की बात करते हैं, है ना। और यहां पे आप देख रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा को देख पा रहे हैं, है ना। यहां पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, इस उपग्रह का नाम क्या रखा गया है, असम सेट। मतलब इसे किस नाम से जाना जाएगा, असम सेट के नाम से जाना जाएगा, ये जो उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। और ये अपना खुद का असम का होगा। ऐसा ही एक आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा, लगभग कुछ महीनों पहले की बात है, एक बार आपने पढ़ा था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। किसी को याद आ रहा है, अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखिएगा, ये भी अपना खुद का, अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करने की इसने घोषणा की है। यानी अगर पूछा जाए कि कौन सी यूनिवर्सिटी अपनी खुद की लॉन्च करने वाली है, तो ध्यान रखिएगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, है ना। और वहीं पे पूछा जाए कौन सा राज्य अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा असम राज्य को। अब यहाँ पे ना कुछ स्टैटिक जीके के पॉइंट्स की बात करते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दुनिया का पहला जो उपग्रह लॉन्च किया गया था, उसका नाम आपको ध्यान रखना है स्पुतनिक। क्या नाम है, स्पुतनिक, है ना। थोड़ी टाइपिंग एरर है, इसको फिर से करेक्ट करते हैं। स्पुतनिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्पुतनिक 1 या प्रथम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो स्पुतनिक प्रथम है, ये 1957 में लॉन्च किया गया था। और किसने लॉन्च किया था, रूस ने लॉन्च किया था। यानी अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला दुनिया का पहला जो उपग्रह था, वो रूस ने भेजा था। नाम क्या है, स्पुतनिक प्रथम। अगर आपसे वहीं पे भारत का पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा आर्यभट्ट। क्या नाम याद रखेगा आप, आर्यभट्ट। यानी भारत का पहला उपग्रह कौन सा था अंतरिक्ष में जाने वाला, आर्यभट्ट था। और कब गया था ये, 1975 में। ये दोनों ही क्वेश्चन ना आपके एसएससी के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला उपग्रह और भारत का पहला उपग्रह, है ना। डेट भी ध्यान रखिएगा, ये सन 1975 और 1957 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में भारत ने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर का इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो भारत ने अभी जो हमारे पास टैंक है, जिसका नाम क्या है, T-72, इसके लिए ना 1000 हॉर्स पावर का इंजन खरीदने के लिए समझौता किया है।
अभी अगर मैं बात करूं तो अभी जो हमारे पास कितने हॉर्स पावर का इंजन है वर्तमान में इस हम बात करें T-72 युद्ध टैंक की बात करूं अगर मैं, तो अभी जो हमारे पास है वो 780 हॉर्स पावर वाला इंजन हम यूज कर रहे हैं। अब अगर हम 1000 हॉर्स पावर वाला इंजन अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, इससे होगा ये कि जो भारतीय सेना की आक्रामक क्षमता है ना, गतिशीलता को बढ़ाना, यानी भारतीय जो ये टैंक है हमारा, अपने इस टैंक की क्षमता और आक्रामकता को हम और बढ़ा पाएंगे। और ये जो समझौता किया है हमने, ये हमने किया है रूस के साथ। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अब हमने क्या कहा है कि भाई रूस के साथ मिलकर के जो हमने समझौता किया है कि अब हम अपने इस टैंक के अंदर 1000 हॉर्स पावर का इंजन लगाएंगे। अब यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं तो किसके साथ, तो रूस के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ मिलकर के हमने ये जो समझौता किया है, $248 मिलियन का समझौता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्या है, ये वही टैंक है हमारा T-72। ठीक है, इसके बाद ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा हमारा जो टैंक है। अभी कितने हॉर्स पावर का इंजन यूज हो रहा है, 780 हॉर्स पावर का इंजन यूज हो रहा है। रूस के साथ हमने समझौता किया है कि अब हम 1000 हॉर्स पावर का इंजन यूज करेंगे। ठीक है, हम इससे इंजन ये वाला खरीदेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईक्यू एयर रिपोर्ट 2024, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार इसे क्वेश्चन पूछा गया। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम तो 2025 पे हैं और तो 24 वाला पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है। आईक्यू एयर रिपोर्ट 2024 की बात कर रहे हैं, जो अभी हाल ही में आया है ये 2025 में। इसके अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। यहाँ पे आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसके ऊपर आपको आंसर देना है। अगर पूछ रहा है आईक्यू एयर के हिसाब से विश्व का सबसे प्रदूषित देश पूछ रहा है ना, फिर आपको ध्यान रखना है या शहर पूछ रहा है या फिर राजधानी पूछ रहा है। ये तीनों पॉइंट पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं और आप लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है शहर पूछ रहा है या राजधानी पूछ रहा है। ठीक है, चलिए यहां पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर पूछा जाए विश्व का सबसे प्रदूषित देश आपसे, तो आप क्या कहेंगे, चार्ट जो है वो नंबर 1 पर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। या तो आपसे कोई भी पूछा जाएगा कि सबसे प्रदूषित कौन सा, या फिर पूछा जाएगा भारत की बात, तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें, देखिए चार्ट जो है वो नंबर 1 पर है ना। बांग्लादेश जो है प्रदूषण के मामले में नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे है आपका पाकिस्तान, है ना। 4 पर है आपका कांगो और 5 पर है आपका भारत। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, चार्ट 1, बांग्लादेश 2, भारत जो है 5वें नंबर पे, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे टॉप पर कौन है, शीर्ष पर चार्ट है। वहीं पे अगर पूछा जाए कि इस विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान कौन सा है, भारत की रैंक कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, भारत की रैंक है 5th। तो आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है इसमें, चार्ट और भारत, इन दोनों की रैंकिंग। अब वहीं पे हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं यहां पर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर की बात कर रहे हैं। किसकी, शहर की। ये तो हो गया देश। विश्व के सबसे प्रदूषित शहर की बात करूं तो ध्यान रखिएगा बर्नीहाट। बर्नीहाट की बात करूं तो ये मेघालय में स्थित शहर है हमारा, और ये विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है आईक्यू एयर के हिसाब से। वहीं पे विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें तो आपको ध्यान रखना है भारत की राजधानी दिल्ली, है ना। तो विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी क्या हो जाएगा, दिल्ली। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, मैं फिर रिवाइज करवा रहा हूं। अगर आपसे सबसे प्रदूषित देश पूछा जाए तो चार्ट, सबसे प्रदूषित शहर पूछा जाए तो बर्नीहाट, और सबसे प्रदूषित राजधानी पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे, दिल्ली। समझ में आया, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वहीं पे बात करें अगर, तो शहर की बात करें तो अगर टॉप 20 शहरों की बात करें तो उसमें ना 13 भारतीय शहर हैं हमारे अकेले के। सोचिए भारत में कितना प्रदूषण हो गया भाई, है ना। और दुनिया के शीर्ष 20 शहरों की बात करूं टॉप 20 की, तो उसमें 13 अकेले भारतीय शहर है। कौन कौन से शहर है, तो आप यहां पर ये 13 के 13 नाम है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ये 13 नाम आपको दिख जाएंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर टॉप 10 की बात करूं ना, टॉप 10 में, तो टॉप 10 में भी आपको ध्यान रखना है 6 भारतीय शहर शामिल हैं। टॉप 20 में तो 13 शहर शामिल हैं, टॉप 10 में 6 भारतीय शहर शामिल हैं, यहां तक, है ना। ये 6, इतने आपको ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया? तो अभी 2025 में धूम्रपान निषेध दिवस की मैं बात करूं तो ये मनाया गया है कब आपका, 12 मार्च को मनाया गया। कब? 12 मार्च। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। और मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 2025 में मार्च महीने का जो दूसरा बुधवार पड़ा है, यानी सेकंड वेडनेसडे की बात करें अगर, तो ये 12 मार्च को पड़ा है, इसलिए 2025 में धूम्रपान निषेध दिवस या नो स्मोकिंग डे की बात करें तो ये आपका 12 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो स्मोकिंग से होने वाले जो भी हेल्थ रिस्क है इसी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पहली बार अगर बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में 1984 में मनाया गया था ये धूम्रपान निषेध दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरिमेला बाल कृष्ण प्रसाद कौन थे? तो गरिमेला बाल कृष्ण प्रसाद, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन थे, तो ध्यान रखिएगा ये एक शास्त्रीय गायक थे। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं, इनका नाम क्या है? गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद, यही है गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद, और इन्हीं का हुआ है अभी निधन। अगर हम बात करें तो इन्होंने ना 1978 से 1978 से कब तक 1978 से लेकर के 2006 तक इन्होंने इस तिरुपति देवस्थानम के अंदर अपनी सेवाएं दी है शास्त्रीय गायक के रूप में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वहीं पे अगर आपको एक और नाम याद आ रहा हो तो एक शास्त्रीय नर्तक भी थे, एक शास्त्रीय नर्तक थे। और कौन सा शास्त्रीय नर्तक थे? तो ओडिसी के नर्तक थे। ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है इसके शास्त्रीय नर्तक थे। ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है इसके नर्तक थे। ये इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नाम क्या है? मायाधर राउत। ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मायाधर राउत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो एक शास्त्रीय गायक का निधन हुआ है और एक शास्त्रीय नर्तक का निधन हुआ है, दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेस एक्स ने भारत में स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट लाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आप सभी को पता है कि स्टारलिंक जो है ये एक तरह का प्रोग्राम है, एक तरह का सैटेलाइट नेटवर्क का जाल है जो क्या करती है, हाई स्पीड इंटरनेट जो है प्रोवाइड करती है। और अभी स्पेस एक्स ने इस माध्यम से लगभग 100 देशों में इस काम को शुरू भी कर दिया है। तो स्पेस एक्स ने भारत में स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट लाने के लिए जो साझेदारी की है वो एयरटेल के साथ की है। स्टारलिंक जो है कंपनी के मालिक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो मतलब स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं ये कौन है? एलन मस्क हैं। ठीक है, तो एलन मस्क की ही कंपनी है स्पेस एक्स। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। एयरटेल के साथ मिलकर के साझेदारी की है किसने? स्पेस एक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की बात कर लेते हैं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की जो पदक तालिका है इस पॉइंट टेबल के अंदर सबसे शीर्ष पर कौन है, यानी पहला स्थान किसे मिला है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, सेना ने इसके अंदर पहला स्थान हासिल किया है। सेना ने कुल 18 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ सेना जो है वो आपका टॉप पर है। बाकी सेकंड नंबर पे हिमाचल है, थर्ड नंबर पे लद्दाख है और महाराष्ट्र चौथे नंबर पे है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के अंदर पदक तालिका के अंदर यानी इस गेम्स के अंदर खेलो इंडिया विंटर गेम्स के अंदर शीर्ष पर कौन है या पहले स्थान पर कौन रहा? तो आपको ध्यान रखना है सेना रही है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो इस गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया था? तो जो पहला संस्करण था उसका आयोजन किया गया था लद्दाख के लेह में किया गया था, है ना। इसका जो पहला फर्स्ट जो इसका मतलब पार्ट था, सेकंड पार्ट का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया था? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया था। दूसरे चरण का आयोजन, है ना, ये किया गया था 9 से 12 मार्च। यहां पर ध्यान रखिएगा जनवरी में किया गया था। ये सेकंड पार्ट जो है इसका ये फरवरी में होना था पर हो नहीं पाया था, बर्फबारी कम हुई थी। बाकी मार्च में जब इसकी बर्फबारी जब तेज हुई तब वापस यहाँ पर आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जदिया स्वामी महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया गया है? जदिया स्वामी महोत्सव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो महोत्सव है ये बड़गा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? बड़गा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और ये जो बड़गा समुदाय है ये एक जनजाति है जो नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। और कहां पर? तमिलनाडु के अंदर। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। बड़गा समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला ये महोत्सव है जदिया स्वामी, और तमिलनाडु में जो कोटागिरी है
ध्यान से सुनिएगा, तमिलनाडु में कोटागिरी, है ना, कोटागिरी के पास एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? जैकना राय। क्या है? जैकना राय गांव। इसी गांव के अंदर इस उत्सव का आयोजन किया गया था। और जो जदिया स्वामी है ना, जदिया स्वामी क्या है? ये बड़गा लोगों के पूजे जाने वाले एक देवता हैं। जदिया स्वामी की बात करूं तो ये बड़गा लोगों द्वारा पूजे जाने वाले एक देवता हैं और इन्हीं की पूजा की जाती है, इन्हीं को समर्पित है ये महोत्सव। ठीक है। अच्छा, वहीं पे तमिलनाडु के अंदर बात करूं अगर मैं, तो क्या क्या फेस्टिवल अभी हाल ही में मनाए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, रिवीजन करते जाइएगा। पोंगल आपको ध्यान रखना है ना। और पोंगल का ही एक पार्ट है जल्लीकट्टू, आपको ध्यान रखना है। जल्लीकट्टू का आयोजन कहां पर किया गया था? तो क्या कहेंगे आप कि जल्लीकट्टू का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है एग्जाम में ये क्वेश्चन। फिर आपको ध्यान रखना है थाई पूसम। थाई पूसम जो है ये भी तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक आपका फेस्टिवल है। आदि पेरुक्कू की बात करूं मैं, तो ये जो आदि पेरुक्कू है, ये जो फेस्टिवल है, ये भी कहां पर? तमिलनाडु में मनाया गया। फिर कार्तिकेय दीपम आपको ध्यान रखना है। एक अय्यनूर अम्मनूर आपको ध्यान रखना है, जो टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। ठीक है, तो ये कुछ आपके जो फेस्टिवल है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक बनेगा? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म हुआ था बलिया में, है ना। किसका? चित्तू पांडे का। और बलिया में ही इनका एक स्मारक बनेगा चित्तू पांडे का। और बलिया जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। बात करें यहां पर, तो इनका जन्म कब हुआ था चित्तू पांडे का? चित्तू पांडे का जन्म हुआ था 10 मई 1865। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है ना, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे लिखिए 10 मई 1865 आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें बलिया के शेर के नाम से भी जाना जाता था। पूछा जाए अगर आपसे कि बलिया के शेर के नाम से किसे जाना जाता था, तो शेर ए बलिया या बलिया के शेर के नाम से इनको जाना जाता था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का बलिया में नेतृत्व किसने किया था? तो इन्हीं चित्तू पांडे जी ने इनका नेतृत्व किया था, इस जो भारत छोड़ो आंदोलन है। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की घोषणा की थी, उसी के दौरान इन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। बात करें तो इन्होंने बलिया को 19 अगस्त, ध्यान से सुनिएगा, 19 अगस्त 1942 में बलिया को आजाद घोषित कर दिया था। ठीक है, बलिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और कुछ दिनों तक बलिया में ब्रिटिश शासन समाप्त रहा था। यहाँ पर चित्तू पांडे को बलिया का अंतरिम प्रशासक भी बनाया गया था, है ना। इन्होंने 1942 में ही दिला दी थी आजादी, इसलिए ये बहुत ही फेमस है, एक स्वतंत्रता सेनानी है। और इनका स्मारक अभी बलिया में बनेगा। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? चित्तू पांडे। क्या नाम है? चित्तू पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर युद्ध अभ्यास का आयोजन होता है। और अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक तो आपको ध्यान रखना है कि भारत और बांग्लादेश की जो नौसेना है, इसके बीच बोंगो सागर का इस बार क्या चौथा संस्करण हुआ है। और वहीं पे एक कारपेट, ये गश्ती अभियान है। कारपेट की बात करूं तो इसका 6वां संस्करण भी हुआ है। कब से कब तक? तो 10 से 12 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया है? बंगाल की खाड़ी में किया गया है। तो एक साथ दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, बोंगो सागर और कोरपोर्ट। इसका चौथा संस्करण अभी 2025 में और इसका 6वां संस्करण। ठीक है, कब से कब तक? तो 10 से 12 मार्च बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है। और किस किस के बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अवामी एक्शन कमेटी, जिसे शॉर्ट में एसीसी कहा जाता है, और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी JKIM शॉर्ट में कहा जाता है, इस पर अभी केंद्र सरकार ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो अभी इन दोनों पार्टियों के ऊपर केंद्र सरकार ने 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, प्रतिबंध क्यों लगाया है
उसके एक बार समझते हैं। पहली चीज तो ये एसीसी का नेतृत्व किसने किया है, मतलब इसके नेतृत्व कौन करते हैं, तो इसके नेतृत्व करने वाले हैं मीर वाइज उमर फारूक, और जेकेआईएम का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, मसरूर अब्बास अंसारी। इन दोनों पार्टियों के नेतृत्वकर्ता का नाम आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि किसके तहत प्रतिबंध लगाया गया है, तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967 के तहत इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए, जब कभी भी भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों की बात हो तो उसको रोकने के लिए इस कानून को बनाया गया है। ठीक है, तो इन गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से इस कानून को बनाया गया है, और इसी कानून के तहत क्या किया गया है, इन दोनों पार्टियों के ऊपर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। नाम क्या है कानून का, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए 1967, ध्यान रखिएगा, है ना, इस कानून का नाम, इसी कानून के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे है, तो आपको ध्यान रखना है भारत 14वें स्थान पर है। शीर्ष पे कौन था, तो आपको ध्यान रखना है बुर्किना फासो जो है वो शीर्ष पर है, पाकिस्तान इसके अंदर दूसरे नंबर पे है, और 14वें नंबर पे है अपना भारत। ठीक है, और एक और मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, और वो क्या था, फेस्टिवल ऑफ द लेटर्स, है ना, कब, मतलब कहाँ मनाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में मनाया गया था। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देखे थे मैंने, बिल्कुल सही थे। आज एक और क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। अभी भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, कौन सा बना है, तो माधव नेशनल पार्क बना है। आपको बताना है कि ये जो माधव नेशनल पार्क बना है ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि अभी तो कुल टोटल 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, है ना, टोटल 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो अभी इसके जस्ट पहले जो टाइगर रिजर्व बना था 57 वाला, वो उसका नाम बताना है आपको। 57 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है इसका नाम बताइए, और ये बताइए कि किस राज्य में 58 जो नंबर का जो टाइगर रिजर्व बना है वो बना है। ठीक है, चलिए कल की क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, है ना।